हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज के इस व्याधि सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं उदर रोग के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है। आपको क्लिनिकली भी ये असाइटिस के पेशेंट जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। जलोदर के केसेस आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए सिर्फ इसको एग्जाम के लिए मत पढ़ना, इसको प्रैक्टिस के पर्पस से भी पढ़ना। बाकी एग्जाम के लिए भी इस वीडियो से आपका लॉन्ग आंसर जो कि 10 मार्क्स का है वो कवर हो जाएगा, और शॉर्ट आंसर जो कि 5 मार्क्स का है वो भी कवर हो जाएगा। इस वीडियो के लिए, खासकर इस वीडियो के लिए आपके लिए एक बोनस है। क्या है वो बोनस? लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि असाइटिस के पेशेंट में क्लिनिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। असाइटिस के पेशेंट में क्लिनिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याधि है, इसलिए मैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लास्ट में लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। अकेले अकेले मत पढ़ो, दोस्तों को भी पढ़ाओ, ठीक है। हमारा स्ट्रक्चर क्या रहता है हर एक वीडियो का? तो पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, व्याधि के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे कि कौन से आचार्य ने क्या बोला है। उसके बाद हम लोग टाइप्स के बारे में देखते हैं। क्यों? क्योंकि टाइप्स हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए हम लोग टाइप्स के बारे में देखेंगे। और इसके उदर रोग के टाइप्स भी बहुत सारे हैं, तो ध्यान में रखना थोड़ा। उसके बाद हम लोग देखेंगे निदान पंचक, जो किसी भी आयुर्वेदिक निदान का रीढ़ का हड्डी है, जिसमें आएगा निदान, पूर्व रूप, रूप संप्राप्ति और उपचय अनुपचय। तो उपचय अनुपचय हम लोग मेनली नहीं देखते हैं, वो चिकित्सा वाले पार्ट में आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगर उपद्रव हुआ तो, और एक्स्ट्रा पॉइंट में असाध्यता असाध्यता। लेकिन आज हम लोग एक और पॉइंट हम लोग ऐड करने वाले हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऐड करने वाले हैं एक्स्ट्रा पॉइंट में, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ उदर रोग निदान। देखो आचार्य ने क्या बोला है, आयुर्वेद में उदर रोग का जो समावेश है वो अष्ट महागद में जो 8 महागद बताए हैं उसमें उदर रोग का वहां पे वर्णन किया गया है। तो इतना इंपॉर्टेंट व्याधि है ये एक दारुण रोग है, यानी कि क्रॉनिक डिजीज है। ठीक, मेनली 3 स्रोतस आप देखोगे, उदकवा स्रोतस, रसवा स्रोतस और अन्नवा स्रोतस जो है इन्वॉल्व रहता है, उनकी विकृति यहाँ पे पाई जाती है। ये सब पॉइंट ध्यान में रखना। उदर रोग जो कि अष्टोदर भी कहा जाता है, इसको अष्टोदर क्योंकि 8 प्रकार होते हैं इसलिए इसको अष्टोदर भी कहते हैं। ये एक बहुत ही व्यापक मतलब बेसिकली शब्द है, जिसके अंदर अनेक उदर रोग, उत्सेद युक्त रोगों का समावेश है। अभी उत्सेद का मतलब क्या होता है? स्वेलिंग। उत्सेद का मतलब क्या होता है? स्वेलिंग। तो बहुत सारे जितने भी स्वेलिंग बताए हैं उसका सबका समावेश उदर रोग में कर दिया गया है। और उदर रोग में जो उत्सेद है ये सामान्य लक्षण है, वहां पे डिस्टेंशन मिलना, स्वेलिंग मिलना, वो एक सामान्य लक्षण पाया जाता है। देखो इसके बाद ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट? तो ये एब्डोमेन से रिलेटेड पॉइंट है जो कि तुम्हें पता ही रहना चाहिए। एब्डोमेन से रिलेटेड जब हम बात करते हैं ना तो 7F की बात करते हैं, कि जो एब्डोमेन में जो डिस्टेंशन होता है, क्या होता है? डिस्टेंशन होता है, वो 7F के कारण हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंशन जो है वो 7F के कारण हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक फोटो रखा है जिससे तुमको बहुत ही आसानी से, यही चीजें हैं लेकिन उस फोटो से तुमको बहुत ही आसानी से वो समझ में आएगा। देखो यहाँ पे 7F ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो पहला डिस्टेंशन होता है फैट की वजह से, मेद की वृद्धि की वजह से। दूसरा, अगर पेट में गैस रहा, फ्लैटस रहा, तो उसकी वजह से एब्डोमिन में डिस्टेंशन हो सकता है। तीसरा जो है वो फ्लूइड के कारण, अगर फ्लूइड भर गया, तो हम लोग इस चैप्टर में ये वाला जो एफ है ना, इस पे डिस्कस करने वाले हैं कि एब्डोमेन में फ्लूइड भर जाता है असाइटिस में, ठीक है। तो फ्लूइड के कारण डिस्टेंशन होता है। उसके बाद अगर फीटस रहा, प्रेग्नेंट मदर में फीटस के कारण एब्डोमेन का डिस्टेंशन होता है। फिर अगर फाइब्रॉइड डेवलप हो गया है तो फाइब्रॉइड के कारण भी वहां पे एब्डोमेन में डिस्टेंशन रहता है। अगर फीकस कॉन्स्टिपेटेड अगर एब्डोमेन है तो वहां पे फीकस के कारण डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। और लास्ट है हमारे पास फैटल ट्यूमर, अगर कैंसर डेवलप हो गया है, ट्यूमर डेवलप हो गया है, तो वहां पे हमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। तो ये 7F ना, कभी भी एब्डोमेन से रिलेटेड कभी भी पढ़ो तो ये 7F तुम्हें आने ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग डायग्नोसिस पढ़ रहे हैं ना, रोग निदान पढ़ रहे हैं, तो रोग निदान में हमें निदान करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है वो अपना सेकंड पॉइंट जो कि है हमारे पास टाइप्स, उसको देखते हैं। तो जैसा कि इसको अष्टोदर बोला गया है क्योंकि इसके 8 टाइप्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट लेना, ठीक है। क्या क्या है? एक तो सबसे आसान, 4 तो हमें
पता ही होते हैं कि वातज होता है, पित्तज होते हैं, कफज होता है और सन्निपात उदर। ठीक है, तो वातोदर, पित्तोदर, कफोदर और सन्निपात उदर। उसके बाद आता है हमारे पास, अभी हम जानते हैं कि एब्डोमेन में क्या होता है, स्प्लीन रहता है ना, स्प्लीन रहता है, इसलिए वहां पे हो गया स्प्लीनोदर। और स्प्लीन के साथ और क्या रहता है, उसके राइट साइड में लीवर रहता है, तो वहां पे स्प्लीहोदर और यकृत उदर यानी कि हेपेटोस्प्लीनोमेगली, वहां पे ये भी इंक्लूड होता है उदर रोग के टाइप्स में। फिर आता है बदगुद उदर, यानी कि अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया कहीं पे, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है और उसके कारण अगर उदर रोग हो रहा है, तो उसको, उस टाइप को हम लोग बोलेंगे बदगुद उदर। ठीक है, उसके बाद आता है छतोदर। छतोदर को हम लोग छिद्रोदर भी कहते हैं, अगर परफोरेशन हो गया तो वहां पे उसको हम लोग छतोदर या फिर छिद्रोदर भी कहते हैं। और लास्ट है हमारे पास दकोदर, जिसको हम लोग असाइटिस, ग्रॉस असाइटिस से कंपेयर करते हैं। दकोदर या फिर मेनली ये जाना जाता है जलोदर से। तो हमने ये 8 टाइप्स देखे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो एक एक करके हम लोग निदान पंचक पढ़ते हैं। पहले ये हमने 7F देख लिया, अब आता है सबसे पहले निदान। तो निदान में देखो, निदान में हम लोग सामान्य निदान पे ज्यादा फोकस करेंगे, बाकी वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, सन्निपातोदर एक बार सुपरफिशियली देख लेंगे, लेकिन ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं बनता है। तो देखो सबसे पहले सामान्य निदान। सामान्य निदान में क्या कर रहे हैं, उष्ण, लवण, क्षार, विदाही, रुक्ष भोजन, विस्तंभी भोजन। तुम देखोगे तो यहाँ पे ये जो निदान का सेवन हमने किया वो कैसा है, वात और पित्त इन दोनों को प्रकोप करने वाला है। ठीक है, उसके बाद हमने खाया, विरुद्ध आहार भी कर लिया, असूचि आहार, बहुत ज्यादा विरुद्ध आहार करोगे तब भी उदर रोग हो सकता है तुम्हें। उसके बाद वेगों का अगर धारण कर लिया, मेनली उसमें भी अगर तुम मल मूत्र वेगों का धारण कर रहे हो, अपान वायु के वेगों का धारण कर रहे हो, तो वहां पे वात का प्रकोप होके वो डिस्टेंशन कॉज करेगा। देखो यहाँ पे क्या है कि डिजीज से भी हो सकता है उदर रोग, जैसे अर्श हो गया। अगर इन सभी व्याधि को अगर तुम ठीक नहीं करोगे और क्रॉनिक स्टेज तक ये सभी रहें, तो वहां पे उदर रोग को कॉज कर सकते हैं। उसके बाद आंत्र में स्फुटन और वेदन होने से भी उदर रोग डेवलप होता है। मनोविक्षोभ, मन के विक्षोभ होने से भी उदर रोग डेवलप होता है। तो यहाँ पे हम लोग गट ब्रेन एक्सिस का बात करेंगे, अगर मॉडर्न में बात करेंगे तो गट ब्रेन एक्सिस का बात करेंगे। फिर अगर देखोगे मूत्र और पुरीश्वर स्रोतस जो है उसकी दुष्टि के कारण भी तुम्हें उदर रोग देखने को मिलेगा। फिर संशोधन कर्म कर रहे हो लेकिन अगर उसका अयोग हो गया या फिर बहुत ज्यादा अति योग हो गया, तो भी वहां पे तुमको उदर रोग देखने को मिलेगा। और दोषों का बहुत ज्यादा संचय होने के कारण, और पाप कर्म, लास्ट में इन्होंने क्या बोला है, जो मॉडर्न वाले बोलते हैं इडियोपैथिक कॉज, उसी को हमने क्या बोला है, पाप कर्म, जो तुमने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उसके कारण तुम्हें उदर रोग हो सकता है, अगर ऊपर के कोई भी निदान अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है, बाकी ये देखो अभी वातोदर है तो वात से रिलेटेड तुमको ज्यादा कारण देखने को मिलेंगे। रुक्ष कर रहा है, अल्प भोजन कर रहा है, अति परिश्रम कर रहा है, उदावर्त, कृष्यता, वेगों का धारण कर रहा है। अगर तुम पित्तज उदर रोग की बात करोगे तो वहां पे मेनली तुमको पित्त के निदान देखने को मिलेंगे। कफ का देखोगे तो वहां पे तुमको मेनली कफ के निदान देखने को मिलेंगे। एक बार रीडिंग कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखोगे सन्निपात उदर, जिसको हम लोग दुष्योदर भी कहते हैं। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो आम विरुद्ध अपथ्य आहार का अगर सेवन कर रहे हो, या फिर स्त्री के द्वारा जो प्रदत्त रज या फिर रोम है, नख है, मूत्र आदि ऐसे मिले हुए युक्त आहार का अगर तुम सेवन करते हो, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो तुम कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स कंज्यूम कर रहे हो। ये स्टेटमेंट क्यों लिखा गया है, क्योंकि स्त्री जो है वो पहले के जमाने में ऐसा माना जाता था कि स्त्री अपने पति को वश में करने के लिए अपना रज या फिर रोम, नख, बाल वगैरह ये सब मिला देती थी ताकि उसका पति उसके वश में रहे। तुम विष चैप्टर पढ़ोगे तो ये तुमको देखने को मिलेगा। सुश्रुत ने दूषी विष का सेवन करना और दुष्ट जलपान करना, कॉन्टेमिनेटेड वाटर का इंटेक करने के कारण भी वहां पे बताया है कि सन्निपात उदर डेवलप हो सकता है। बाकी ये प्लीहोदर का देखेंगे हम लोग, क्योंकि प्लीहोदर जो है वो थोड़ा दोषों से अलग है, एक ऑर्गन से रिलेटेड नाम दिया गया है, और जो प्लीहोदर का होगा वही यकृत उदर का भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि प्लीहोदर में भोजन के बाद सवारी करना, या फिर बहुत ज्यादा चेष्टा करने लगे, व्यायाम करने लगे, या फिर कोई भी ऐसा बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करने लगे, बहुत ज्यादा अति मैथुन करना, अति भार का वहन करना, अति मार्ग गमन करना, अति वमन होने के कारण, और जो रोगी है उसका रोग के कारण, किसी भी रोग के कारण, क्रॉनिक डिजीज के कारण उसका शरीर कैसा कर्षण हो गया, लीन हो गया बहुत ज्यादा। ठीक है, वेट लॉस बहुत ज्यादा हो गया है। तो ये सभी अगर कारण देखोगे तो इनडायरेक्टली ये सब क्या कर रहे हैं, वात का प्रकोप कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं, वात का प्रकोप कर रहे हैं अगर देखो तो। ठीक है, तो ये सब जो है वो प्लीहोदर के निदान हमने देखे। यकृत उदर के निदान तुमको सेम ही देखने को मिलेंगे। बदगुद उदर ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भोजन के साथ क्या बोल रहे हैं आचार्य कि भोजन के साथ पक्ष में या फिर बाल का सेवन करना। अगेन वहां पे फॉरेन पार्टिकल्स कंज्यूम कर रहा है व्यक्ति, तो साथ में पक्ष में चला गया या बाल चला गया। उदावर्त रोग है तो उससे बदगुदुदर होने के चांसेस हैं। अर्श रोग है तो उससे भी बदगुदुदर होने के चांसेस हैं। और आंत्र का समूर्छन यानी कि इंटोससेप्शन तुमने ना अगर सुना होगा कि इंटोससेप्शन हो गया तो उसके कारण भी यहाँ पे बदगुदुदर हो सकता है। छिद्रोदर या फिर छतोदर ये भी इंपॉर्टेंट है। भोजन के साथ अगर शर्करा, तृण, काष्ठ, अस्थि आदि का अगर तुम सेवन कर रहे हो, ऐसे बहुत ज्यादा हार्ड सब्सटेंस का अगर तुम सेवन कर रहे हो तो वहां पे परफोरेशन हो सकता है। बार बार जमाई कारण भी परफोरेशन हो सकता है। और अति भोजन करने से भी वहां पे छिद्रोदर यानी कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन डेवलप हो सकता है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जलोदर, क्योंकि अगर तुम केस देखोगे तो यही देखने को मिलेगा तुमको कॉमनली। तो जलोदर के निदान अपने दिमाग में फिक्स कर लेना। क्या बोला है इन्होंने, मैं जूम करके तुम्हें दिमाग में फिक्स कराता हूँ। पहला क्या बोला है उन्होंने कि स्नेहपान के बाद अगर बहुत ज्यादा पानी पिया, कुछ घी वगैरह खाया या फिर कुछ बहुत ज्यादा ऑयली सब्सटेंस खाया और उसके बाद तुमने बहुत ज्यादा पानी पी लिया। दूसरा क्या बोला है कि मंद अग्नि की अवस्था में बहुत ज्यादा पानी पी लिया, मंद अग्नि है और बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं। उसके बाद तीसरा क्या बोला है कि दुर्बल या फिर कृश रोगी के द्वारा मात्रा से अधिक अम्बुपान कर लिया। तो देखोगे जलोदर में खाली पानी पानी ज्यादा आया है, खाली कंडीशन बदल रही है। चौथा क्या बोला है कि स्नेहपान करने के बाद वमन, विरेचन, बस्ती इन सभी के बाद शीतल जल का पान कर लिया। स्रोतसों में अगर स्नेह लिप्त तो हुआ रहता है तब भी जलोदर हो सकता है। अन्य उदर रोग के कारण भी, अगर अन्य उदर रोग हैं बाकी के साथ, अगर तुम उसको ट्रीट नहीं कर रहे हो तो वो लास्ट में जाके जलोदर कॉज करेगा। ठीक है, असाइटिस कॉज करेगा। और सातवां है प्राण, अग्नि और अपान वायु की दृष्टि से भी वहां पे जलोदर हो सकता है। तो मैंने निदान डिटेल में लिया क्योंकि कॉज समझना ज्यादा जरूरी है। कॉज पे ही हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो ट्रीट करने का कोई मतलब नहीं है जब तक निदान परिवर्जन नहीं करोगे। ठीक है, बाकी पूर्व रूप अगेन नॉट सो इम्पॉर्टेंट, एक बार बस हम लोग रीडिंग डालेंगे। तो चरक ने क्या किया है उदर रोग में, वर्णन क्रम से वहां पे निम्न पूर्व रूप बताए हैं। क्या क्या बताया है, पहला है क्षुधा का नाश हो जाता है और मुख में बहुत ज्यादा मीठापन रहता है। दूसरा क्या बोला है कि स्निग्ध और गुरु अन्न का देर से पचना। ठीक है, ऑब्वियसली वहां पे लेट डाइजेशन होगा, अग्निमांद्य है। खाए हुए अन्न का विदाह हो जाता है, अच्छे से पचन नहीं होगा, बर्निंग सेंसेशन वहां पे हो सकता है। फिर जीर्ण और अजीर्ण, ये रोगी को पता ही नहीं चलता है कि मेरा खाना पचा है कि नहीं पचा है। फिर शक्ति का ह्रास, ऑब्वियसली खाना अच्छे से पच नहीं रहा है, धातुओं का पोषण नहीं होगा तो वहां पे स्ट्रेंथ का लॉस होगा। फिर अल्प व्यायाम से भी श्वास की कष्टता होगी, वहां पे डिस्निया डेवलप होगा, ब्रेथलेसनेस होगा अगर थोड़ा भी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेगा तो, क्योंकि स्ट्रेंथ है ही नहीं ना बॉडी में। फिर पादशोफ, पादशोफ बहुत ही लेट बोला है इन्होंने, देखो तो यहां से देख रहे हो, यहां से यहां तक इन्होंने खाली बोला है कि जीआईटी से रिलेटेड। उसके बाद बोला है इन्होंने पादशोप, स्वेलिंग होगा फीट का, वो भी फीट का स्वेलिंग वहां पे देखने को मिलेगा। उसके बाद वहां पे अगेन बल का क्षय रहेगा, शरीर में रुक्षता रहेगी, उदर की वृद्धि, देखो उदर की वृद्धि कहाँ बोला है। ठीक है, पुरीश का संचय वहां पे देखने को मिलेगा, फीकल वहां पे एक्यूमुलेशन। जो बस्ती प्रदेश है और संधि प्रदेश है वहां पे पीड़ा होती है, मतलब जो इंग्वाइनल रीजन है वहां पे पीड़ा होती है। ठीक है, और जो संधियां होती हैं, जॉइंट्स होती हैं, वहां पे भी जो रोगी है वो पीड़ा यानी कि पेन का कंप्लेन करेगा। उदावर्त, फिर आद्यमान, ये सब वात से रिलेटेड वहां पे डिजीज देखने को मिलेंगे। सुपाच्य भोजन करने पर भी वो अजीर्ण हो जाता है, लाइट भोजन भी खाएगा फिर भी नहीं पचेगा। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, राजी जन्म यानी कि अपीयरेंस ऑफ द वेन्स ऑन द एब्डोमेन, और वल्लीनाश यानी कि डिसअपीयरेंस ऑफ द एब्डोमिनल फोल्ड्स। ये जो दो लास्ट के हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम रूप देखोगे, रूप वैसे तो टाइप वाइज सबका अलग अलग है, लेकिन हम लोग सब नहीं पढ़ेंगे, जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है ना वो हम लोग ज्यादा देख के चलेंगे और उसी को हम लोग याद रखेंगे। पहला है सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण पता ही होना चाहिए। क्या होगा, ऑब्वियसली उदर में आद्यमान होगा और आटोप होगा, यानी कि फ्लैटुलेंस वहां पे भरा रहेगा और फ्लैटुलेंस के कारण ही जैसे गैस भरा है तो डिस्टेंशन हो जाएगा और आटोप, गुड़गुड़ की शब्द भी वहां पे सुनाई देगी। ठीक है, उसके बाद मोटापा आ जाएगा और चलने में असमर्थता रहेगी, वीकनेस रहेगा बहुत ज्यादा, अग्निमांद्य है ही वहां पे।
फिर शोथ, अभी जो शोथ है वो पहले पेडल था, अब धीरे धीरे पूरे बॉडी में स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अंग में पीड़ा, जनरलाइज्ड वीकनेस, वहाँ पे जनरलाइज्ड बॉडी एक देखने को मिलेगा। फिर अपान वायु और मल की रुकावट वहाँ पे देखने को मिलेगी, रिटेंशन होना चालू हो जाएगा, फीसेस का रिटेंशन होगा, फ्लैटस का रिटेंशन होगा। और वहाँ पे क्या होगा, दाह और तृष्णा होगी, पित्त भी तो अपना लक्षण दिखाएगा ना, तो दाह और तृष्णा। फिर वहाँ पे कार्श्यता, जो गंड प्रदेश है वहाँ पे चिकनापन रहेगा। फिर तंद्रा, लास्ट में वहाँ पे देखो तंद्रा, बार बार जम्हाई लेना, ये किस टाइप ऑफ उदर रोग का निदान है, कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो चलो एक एक करके हम लोग टाइप्स के लक्षण देखते हैं। तो देखो वातोदर में क्या तुम्हें डिफरेंशिएटिंग पॉइंट मिलेगा, तो सबसे पहले ये 11 नंबर का पॉइंट देखो कि अंगुली तारण करोगे यानी कि परकशन करोगे तो उदर पर फुली हुई मशक की तरह वहां पे शब्द सुनाई देगा। यानी कि जब तुम वहां पे परकशन करोगे तो वहां पे शिफ्टिंग डलनेस, ये पॉइंट ध्यान में रखना, वैसे लास्ट में बताऊंगा। यहाँ पे शिफ्टिंग डलनेस तुम्हें दिखेगा, ठीक है, पहला पॉइंट। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, 10वां नंबर पॉइंट देखो कि उदर में तोद होगा, पेन होगा, ऑब्वियसली टेंडरनेस रहेगा। और उदर तनु और कृष्ण वर्ण की सिराएं, ये अगेन अंडरलाइन कर लेना, कृष्ण और तनु वहां पे सिराएं देखने को मिलेगा, ठीक है। उदर की अकस्मात वृद्धि और अकस्मात ह्रास होगा, मतलब बिना कारण ही वृद्धि हो जाएगी और अपने आप वहां पे वृद्धि कम भी हो जाएगी, कम भी हो जाएगी, ठीक है। बाकी तो तुम देखोगे तो सभी वात के जो टिपिकल लक्षण है, जैसे त्वचा आदि यहाँ पे स्याय वर्ण का हो जाएगा, अरुण वर्ण का हो जाएगा, मल संचय होगा, नीचे के भाग में भारीपन रहेगा, अंगमर्द, शुष्क कास। शुष्क कास अगेन ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करो। पर्व भेद, यानी कि जो भी जॉइंट्स हैं, जो भी फैलेंजेस हैं वहां पे पेन होगा। और बाकी तो वात के लक्षण है, वातिक उदर में, हाथ में, पाँव में, नाभि में, कुक्षी में शोथ होगा। शोथ अगेन यहाँ पे जनरलाइज है, सभी जगह फैल रहा है। और कुक्षी, पार्श्व, उदर, कटी और पृष्ठ में भी पीड़ा वहां पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हमने जो है वो वातोदर के लक्षण देखे। नेक्स्ट हम देखेंगे पित्तोदर के लक्षण। तो देखो पित्त में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगेन लास्ट वाला पॉइंट देखो, जिसमें नेत्र, नख आदि का जो वर्ण है वो कैसा हो रहा है, हरिद्र वर्ण का या फिर हरा वर्ण का, हल्दी के कलर का या फिर ग्रीन कलर का, वहां पे जो नेत्र और नख आदि के वर्ण हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये मृदु स्पर्श वाला होता है। अगेन पित्त से रिलेटेड ये मृदु स्पर्श पित्त का टिपिकल ही है, कहीं भी पित्त इन्वॉल्व होगा तो वहां पे मृदुता रहेगी। फिर अगेन स्वेद युक्त होगा। देखो मैं बस डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना बता रहा हूँ, दाह रहेगा, उष्मा रहेगी, ये सब पित्त के टिपिकल फीचर हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे जो डायलेटेड वेन्स का कलर कैसा है, तो उधर में हरा, पीला, लाल वर्ण की सिराओं से व्याप्त रहेगा, जो उधर रहेगा वो पूरा वहां पे हरा, नीला, पीला, ये सभी कलरफुल वहां पे तुमको वेन्स डायलेशन दिखेगा, है। बाकी तो सब जो तुम्हें पित्त के जो भी याद आए वो तुम लिख सकते हो, ज्वर है, मूर्छा है, दाह है, पिपासा है, मुख में कटुता रहेगी, भ्रम रहेगा और वहां पे अतिसार रहेगा। एक यहाँ पे एक और अंडरलाइन कर लो, ज्वर, क्योंकि आगे एक और जो टाइप है उसमें भी मंद ज्वर करके आएगा, आई गेस प्लीहोदर में आएगा, तो वहां पे हम लोग ज्वर देखेंगे। तो ज्वर सिर्फ दो ही जगह आ रहा है, एक प्लीहोदर में और एक पित्तोदर में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कफ। तो कफ में क्या देखोगे, तो कफ में अगेन तुम लास्ट वाला पॉइंट देखो, जहां पे स्निग्ध श्वेत वर्ण की राजियों से युक्त रहता है, बड़ा बड़ा वहां पे डायलेशन बहुत ही ज्यादा ह्यूज रहता है, चीर पाके रहता है, मतलब डायलेशन जो है वो कैसा रहता है, धीरे धीरे होता है, ठीक है। कठिन रहेगा, शीत स्पर्श वाला रहेगा और गुरु और स्थिर रहेगा, जो उधर उसका कैसा रहेगा, गुरु और स्थिर रहेगा और शीत स्पर्श वाला रहेगा। फिर ये पॉइंट देखो यहाँ पे, जो त्वचा आदि का कलर कैसा, शुक्ल वर्ण का रहेगा। कलर में देखो डिफरेंशिएशन तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। लास्ट में मैंने एक टेबल भी रखा है जहाँ पे तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे, लेकिन ये पॉइंट देखते जाना, ठीक है। बाकी अंग साध, अंग स्वाप, सोथ, गुरुता, निद्रा, उत्क्लेश, अरुचि, श्वास, कास, ये सब कार्डिनल फीचर है जिससे तुम डिफरेंशिएट कर लोगे। नाउ सन्निपातोदर, सन्निपातोदर को हम लोग दुष्योदर भी कह रहे हैं। इसमें देखो तीनों दोष के यहाँ पे तुमको उदर के लक्षण देखने को मिलेगा। जो रोगी है वो निरंतर मूर्छित होता रहता है। जो वर्ण इसका कैसा है, पांडु वर्ण का, और शरीर बहुत ही पतला, लीन, कृश रहेगा, ठीक है। रोगी का जो मुख है वो बार बार पिपासा से मुख उसका शुष्क हो जाएगा। और ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंशियल पॉइंट, उधर पर नाना वर्ण के, यहाँ पे मतलब कलर जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया गया है, नाना वर्ण के रेखाओं से व्याप्त रहेगा, ठीक है। तो ये हमने जो है वो अपने जो पहले 4 टाइप है उसका देखा लक्षण। अभी देखो प्लीहोदर आया, प्लीहोदर
में तुम क्या क्या देखोगे, तो तमह प्रवेश रहता है, वमन होगा, यहाँ पे मूर्छा होगी, ठीक है, व्यास और श्वास में कष्टता, बहुत जल्दी थकेगा और सांस लेने में उसको तकलीफ होगी वहां पे प्लीहोदर में। फिर मंद ज्वर, देखो मैंने बोला था ना ज्वर दो जगह आ रहा है, ठीक है, मंद ज्वर। बाकी संधि शूल होगा और उदर शूल होगा। संधि शूल तुमको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ प्लीहोदर में देखने को मिलेगा। फिर पांडुता प्लीहोदर या फिर यकृत उदर में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों के जो सिम्टम्स है वो सेम ही है। फिर पांडुता इसमें भी आया, पांडुता और कहाँ पे आया, सन्निपात उदर में आया था, ठीक है। बाकी देखो उदर पर नीली पीली हरित रेखाएं यहाँ पे व्याप्त रहती हैं। तो ऑलमोस्ट तुम देखोगे तो पित्तोदर के जैसा साइंस और सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। बाकी यकृतोदर में प्लीहोदर के समान ही वहां पे लक्षण देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास बद गुदोदर। बद गुदोदर में वहां पे देखो सबसे पहले क्या देखोगे, नाभि के ऊपर वहां पे गोपुच्छ आकार का प्रतीत होता है। जब तुम वहां पे नाभि के ऊपर देखोगे या फील करोगे, पालपेट करोगे, तो वहां पे गोपुच्छ आकार का वहां पे प्रतीत होता है, ठीक है, कुछ तो ऐसा लगेगा। फिर अगेन यहाँ पे भी उदर पर शिराओं का जाल व्याप्त रहता है और वायु का पूर्ण संग हो जाता है, मतलब जो अपान वायु है वो एकदम ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उसका थोड़ा भी नहीं निकलता है। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिफ्रेंशिएट बद गुदोदर इज, वहां पे देखो पहले गुदा में, फिर नाभि में, फिर हृदय में और फिर सिर में। अगर तुम देखोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में वहां पे पेन हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में पेन हो रहा है। तो अगर तुम दो चीजें, तीन चीजें भी याद रखोगे, पहला नाभि के ऊपर गोपुच्छ आकार का वहां पे प्रतीत होता है, फिर उधर पर जो सिराएं रहती हैं वो व्याप्त रहती हैं, सिराजाल व्याप्त रहता है, असेंडिंग ऑर्डर में वहां पे शूल रहता है, छींक निकलता है वहां पे बहुत ज्यादा, और कास और श्वास, ये सभी लक्षण देखने को मिलेंगे, ठीक है, अगर हम लोग मोस्ट स्पेसिफिक बात करें तो। फिर आता है छिद्रोदर या फिर छतोदर भी कहते हैं इसको। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्रमेह के लक्षण तुमको जो भी होंगे यहाँ पे देखने को मिलेंगे और दुर्बलता रहेगी, ठीक है। बाकी हिक्का श्वास और कास, अगेन रोगी में हिक्का श्वास कास वहां पे डेवलप होगा। तो चार डिजीज तो तुमको ऐसे ही मिल गया, हिक्का श्वास कास और प्रमेय, ठीक है। बाकी अगेन ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी में नहीं आया है, किसी में भी पुरीश के बारे में हमने नहीं डिस्कस किया है, बस हमने देखा कि ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि पुरीश कैसा निकलेगा, तो लाल या पीला वर्ण का। फिर पिच्चिल और कुनप गंधी एकदम बैड स्मेल वाला आम युक्त पुरुष वहां पे निकलेगा। तो मेलिना वाला जो सिम्टम है, मेलिना वाला जहाँ पे ब्लड मिक्स होकर निकलता है स्टूल के साथ, तो तुमको छिद्रोदर में देखने को मिल सकता है। बाकी अगेन ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रायः नाभि के नीचे होता है और वृद्धि होने पर जलोदर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास लास्ट और मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लिनिकली देखोगे तो इसी के पेशेंट तुमको देखने को मिलेगा, तो इसके सारे सिम्टम्स हम लोग देखेंगे। तो पहला क्या बोला है कि अन्न की इच्छा नहीं होती है, जलोदर में अन्न की इच्छा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पिपासा, बहुत ज़्यादा थर्स्ट का सेंसेशन होता है, गुद मार्ग में जल का स्राव होता है। हमने निदान में भी देखा था कि बहुत ज़्यादा अम्बुपान से वहाँ पे जलोदर उत्पन्न हो रहा है, वहीं पे गुद मार्ग से भी बहुत ज़्यादा सीरियस डिस्चार्ज हो रहा है। बाकी सूल रहेगा, श्वास कास, अगेन श्वास कास ऑलमोस्ट मतलब सब में ही देखने को मिला है। बाकी दुर्बलता रहेगी, उधर में नाना वर्ण की सिराएं वहां पे व्याप्त होगा, मतलब वेन्स का डायलेशन देखने को मिलेगा। स्पर्श में अगेन सबसे इंपॉर्टेंट फ्लूइड थ्रिल जो हम देखते हैं, तो ये स्पर्श पर मशक यानी कि दृष्टि की तरह वहां पे उधर पर कंपन होगा, फ्लूइड थ्रिल वहां पे पॉजिटिव रहेगा। बाकी शिफ्टिंग डलनेस, चल मंद ध्वनि होना, चल मंद ध्वनि शिफ्टिंग डलनेस किस में मिलेगा, जलोदर में मिलेगा। बाकी नाभि का वहां पे उच्छेद होता है, इवर्जन हो जाता है, इवर्टेड हो जाती है अम्बिलिकस। और लास्ट है हमारे पास उदर का उच्छेद रहता है, डिस्टेंशन रहता है। तो मेरे ख्याल से जलोदर के जितने भी सिम्टम्स है वो सब ध्यान में रखना, सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना शायद फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, संप्राप्ति और संप्राप्ति घटक। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, निदान का सेवन होगा, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि अग्निमांद वाला पेशेंट या फिर अजीर्ण अवस्था वाला पेशेंट, उसमें व्याधि प्रकोपक निदानों का अगर सेवन किया जाता है तो जो वातादि दोष है उनका प्रकोप हो जाता है। वातादि दोष के प्रकोप होने की वजह से जो स्वेदवह स्रोतस और उदकवह स्रोतस है उसका अवरोध होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है। उसके बाद प्राणवायु, अपान वायु और जाठरा अग्नि की दुष्टि हो जाती है, और उसके बाद उपस्नेहन की भांति रस का
जो उदर गुहा है वहाँ पे श्रवण होने लगता है, और फिर उदर गुहा से वहाँ पे अन्न रस, धातु रस और उदक का संचय होता है, उससे उदर की वृद्धि होती है और लास्ट में उदर रोग उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे उदर गुहा ओमेंटम लेयर को यहाँ पे कहना चाहते हैं आचार्य कि जो ओमेंटम लेयर है, पेरिटोनियम है बेसिकली, जो पेरिटोनियम है हमारे पास, उसमें क्या हो रहा है, अन्न रस, धातु रस और उदक, इनका संचय हो रहा है। तो इसीलिए वहाँ पे बेसिकली फ्लूइड का वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, उसके कारण वहाँ पे उदर वृद्धि यानी कि डिस्टेंशन हो रहा है और फिर उदर रोग डेवलप हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे संप्राप्ति घटक। तो दोष कौन से इन्वॉल्व है, त्रिदोषज होता है। भिन्न भिन्न उदर रोग में भिन्न भिन्न दोषों का वहाँ पे यथास्थान प्रधानता रहती है। वहाँ पे दुष्य प्रमुख रूप से बात करें तो वहाँ पे रस और अंबु यानी कि उदक जो है वो प्रमुख प्रधान रूप से वहाँ पे दुष्य के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। फिर अधिष्ठान देखोगे तो उदर में ही होगा। स्रोतस में रसव स्रोतस, अंबुह स्रोतस और स्वेदव स्रोतस की दुष्टि होती है। वहाँ पे स्रोतस दुष्टि कौन सी होती है, संग भी हो रहा है और विमार्ग गमन भी हो रहा है। अग्नि मंदता रहेगी वहां पे। स्वभाव कैसा है, दारुण रोग है, क्रॉनिक है, जो कि चिरकालिक होता है। और साध्यता असाध्यता देखोगे तो ये कृच्छ साध्य होता है। ठीक है, तो ये हमने संप्राप्ति देखी। अभी देखो ये सामान्य संप्राप्ति देखा, बाकी प्रिहोदर है, बदगुदोदर है, छिद्रोदर है और जलोदर, इनकी अपनी अपनी संप्राप्ति है। तो इसको भी हम एक बार डिस्कस करते हैं। पहला है हमारे पास प्रिहोदर। इसमें क्या हो रहा है, विदाही अभिसंधि पदार्थों का सेवन किया, बहुत ज्यादा सेवन करने से मनुष्य का अत्यंत प्रदुष्ट जो रक्त है और कफ, इन दोनों का ही बढ़कर प्लीहा को बढ़ाता है। मतलब मेनली क्या हो रहा है, रक्त प्रदूषित हो रहा है और कफ का प्रकोप हो रहा है, और ये दोनों मिलकर प्लीहा को बढ़ाते हैं। स्प्लीनोमेगली वहां पे क्रिएट करते हैं, स्प्लीनोमेगली वहां पे प्रोड्यूस करते हैं, और इसी जठर रोग को आचार्य ने प्लीहोदर कहा है। और यही अगर प्लीहोदर मतलब राइट साइड में होगा तो उसको यकृत उदर बोल देंगे। ठीक है, तो सेम हो गया प्लीहोदर और यकृत उदर का। उसके बाद है बदगुद उदर। इसकी संप्राप्ति कैसी है, तो जिसकी आंत यानी कि जो इंटेस्टाइन है वो पिच्चिल, अन्न, बाल या फिर कंकड़ आदि से विकृत हो जाता है और धीरे धीरे दोषों के साथ मल इकट्ठा होने लगता है। उसी गुदा में मल का अटक कर बहुत थोड़ा थोड़ा निकलना, मतलब बेसिकली कॉन्स्टिपेशन वाला सिचुएशन क्रिएट हुआ है, बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है। फिर हृदय नाभि के बीच में धीरे धीरे उदर फूलने लगता है, डिस्टेंशन होता है। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा था कि मल के समान गंध सहित वमन भी होता है, वॉमिटिंग भी होता है, और इससे जो है वो बदगुद उदर डेवलप होता है। ठीक है, ऐसे डिजीज को हम लोग को बदगुद उदर समझना चाहिए। उसके बाद आता है छिद्रोदर। छिद्रोदर में कैसा है, तो जो मनुष्य कंटक, शर्करा आदि जो पत्थर वगैरह होते हैं उससे मिश्रित अन्न का सेवन करते हैं, उसमें जो वो शल्य बोला गया है ना, शल्य मतलब फॉरेन बॉडी कोई भी हो, तो आंतों में ठीक तरह से न आकर, मतलब तिरछा होकर के अपनी नोक से आंतों में छेद कर देता है। उसके बाद क्या होता है, उस आंत्र में, उस वहां पे जहाँ पे इंजरी हुई है वहां पे जल जैसा श्राव बार बार गुदा मार्ग से स्रवित होता है। इस उदर रोग में क्या होता है, देखो नाभि के नीचे ये बढ़ता है और इसमें क्या होता है, तोद होता है और शस्त्र से फाड़ने जैसी पीड़ा होती है, बहुत ज्यादा पेन होता है। और इस उदर रोग को हम लोग क्या कहते हैं, छिद्रोदर, छतोदर या फिर परिश्राव्य उदर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास जलोदर, जो कि अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है। हेतु का सेवन हुआ, अग्नि वैषम्य हुई या फिर अग्नि का मंद हुआ, आम की उत्पत्ति हुई। उसके बाद आम की उत्पत्ति से क्या हो रहा है, जो रसव स्रोतस है, रक्तव स्रोतस है और उदकव स्रोतस है, उसकी दुष्टि हो रही है और उसके कारण वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, संग हो रहा है। उसके बाद उदकव स्रोतस में अवरोध होने के कारण वहां पे उसका विमार्ग गमन हो रहा है, और उदक, त्वक और मांस के बीच में वहां पे जल का संचय हो रहा है और उससे जलोदर उत्पन्न हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जलोदर की संप्राप्ति हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उपद्रव। तो ऐसे उदर रोगी जिसके आंखों पर शोथ आ गया है, मतलब एडिमा, पेरी ऑर्बिटल एडिमा हो गया है, जिसका उपस्थ टेढ़ा हो गया है, जिसकी त्वचा उत्क्लीन और तनु हो गई है, जिसका बल, मांस, रक्त और जो जठर अग्नि है ये सभी जो है वो छीन हो गई है, उस उदर रोग, ऐसे उदर रोगी को छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये असाध्य है।
सेकंड क्या बोलते हैं कि पार्श्वभंग, अन्न का विद्वेष कर रहा है, उत्पन्न हो गया है, अतिसार, इनसे पीड़ित और विरेचन के उपरांत भी अगर पूर्ण उदर रोग वाले मनुष्य को भी वैद्य को छोड़ देना चाहिए, ऐसे रोगी साध्य नहीं होते हैं। तो ये साध्यता असाध्यता के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमने 2 पॉइंट देखा, ठीक है। और अभी सबसे मेन हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन असाइटिस के पेशेंट में कैसे करेंगे, एब्डोमेन एग्जामिनेशन क्या क्या करेंगे वो देखते हैं। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारा लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो देखो, कभी भी हम लोग कोई भी सिस्टम, चाहे वो जीआईटी सिस्टम हो, चाहे वो कार्डियक सिस्टम हो, चाहे वो पल्मोनरी सिस्टम हो, तो हम 4 रूल से ही चलते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे पाल्पेशन, उसके बाद हम लोग करेंगे परकशन, और उसके बाद लास्ट में हम लोग करेंगे ऑस्कल्टेशन, ठीक है, ऑस्कल्टेशन। अभी इसके भी पहले तुम क्या करोगे, जनरल एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन करोगे, ठीक है, जिसमें वाइटल्स वगैरह सब आ जाते हैं तुम्हारे। तो जनरल एग्जामिनेशन में क्या याद रखोगे तुम, पिकल करके याद रखो, हमेशा याद रहेगा पिकल, पिकल आचार कहते हैं ना। पी फॉर तुम पैलरनेस देखोगे उसका, पेशेंट का। इक्ट्रस देखोगे, है ना, इक्ट्रस देखोगे जॉन्डिस के लिए। फिर क्लबिंग देखोगे, क्लबिंग है कि नहीं। फिर साइनोसिस देखोगे वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लिम्फ एडिनोपैथी देखोगे और एडिमा देखोगे, ठीक है। ये तुम जनरल एग्जामिनेशन में करोगे। वही हमारे पास क्लिनिकल एग्जामिनेशन जब हम लोग असाइटिस के पेशेंट में करेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आएगा जनरल एग्जामिनेशन। हमें देखना है कि कोई सिस्टेमिक साइंस तो नहीं दिख रहा है ना। तो हमने जो, जैसे मैंने बोला कि पिकल से हम लोग कर सकते हैं, तो पहला तो देखेंगे कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, और एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ ये जो फ्लैंक रीजन है, ये जो फ्लैंक रीजन है वो भी बल्ज आउट हुआ है क्या, वो भी देखना है। उसके बाद जो अम्बिलिकस है, ये देखो पूरा इवर्टेड हो गया है अम्बिलिकस, या फिर स्माइलिंग अम्बिलिकस है क्या, पेडल एडिमा है क्या, ये देख सकते हो वहाँ पे पेडल एडिमा है क्या। फिर एक्ट्रस प्रेजेंट है क्या, जॉन्डिस, अगर एक्ट्रस प्रेजेंट है तो लीवर डिजीज हो सकता है, लीवर डिजीज के कारण असाइटिस हो सकता है। फिर उसके बाद स्पाइडर एंजियोमा, पाल्मर एरिदिमा, ये सब जो है वो क्रॉनिक लीवर डिजीज को बताता है। और कैसेक्सिया, कैसेक्सिया जो है वो मेनली मैलिग्नेंसी में देखने को मिलता है। तो ये हमने किया जनरल एग्जामिनेशन, जिसमें हमने देखा कि कोई सिस्टेमिक साइंस प्रेजेंट है क्या। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, जो कि सिस्टम से रिलेटेड, जिस सिस्टम की व्याधि है उससे रिलेटेड हम लोग पहले करेंगे इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में तुम देखोगे, सुपरफिशियली देखोगे कि तुमको क्या क्या दिख रहा है वहां पे। सिमेट्रिकल डिस्टेंशन दिख रहा है क्या पेट का, एब्डोमेन का। फुल फ्लैंक्स दिख रहे हैं क्या, मतलब बल्जिंग आउट ऑफ फ्लैंक्स दिख रहे हैं क्या। ये देखो यहाँ पे फोटो में अगर तुम दिख रहा है तो ये बल्जिंग ऑफ फ्लैंक्स वहाँ पे दिखेगा। फिर इवर्टेड, वहाँ पे इवर्टेड अम्बिलिकस दिखेगा, या फिर स्माइलिंग अम्बिलिकस, ये देख सकते हो फोटो में यहाँ पे। उसके बाद डायलेटेड वेंस, जिसको हम लोग कैपट मेड्यूसा भी कहते हैं, जो कि पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से होता है, ये देख सकते हो यहाँ पे डायलेटेड वेंस अम्बिलिकस के अराउंड। और लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, स्किन स्ट्रेच्ड है, शाइनी स्किन है, ये सब हम लोग को देखना है, ठीक है। तो ये हमने इंस्पेक्शन किया। उसके बाद आता है हमारा पाल्पेशन। पाल्पेशन करोगे, क्या क्या फाइंडिंग मिलेगा तुमको। तो जो एब्डोमेन तुमको कैसा फील होगा, बहुत ज़्यादा टेंस और सिस्टिक फील होगा। सिस्टिक मतलब अंदर कुछ तो भरा हुआ है, अंदर कुछ तो फ्लूइड भरा हुआ है, वैसा फील होगा। फिर फ्लूइड थ्रिल, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ, ये मतलब स्पेसिफिक साइन है। फ्लूइड थ्रिल प्रेजेंट है। फ्लूइड वेब्स क्या कैसे करते हैं, जब तुम स्ट्राइक करोगे, अपने मिडिल फिंगर से स्ट्राइक करोगे, एक हाथ इस फ्लैंक पे रख के दूसरा हाथ यहाँ पे रखोगे और यहाँ से टैप करोगे, स्ट्राइक करोगे, तो यहाँ पे तुमको फील होगा, ठीक है। तो ये हो गया फ्लूइड थ्रिल। बाकी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पाल्पेट द ऑर्गन, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंशन हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास परकशन। परकशन में क्या करोगे तुम, परकशन में हम लोग चेक करेंगे शिफ्टिंग डलनेस, ठीक है, और पोडल साइन। बट हमें 2 चीज़ें देखनी है, एक तो शिफ्टिंग डलनेस परकशन से। तो परकशन करते हुए जब तुम सेंटर से फ्लैंक रीजन में जाओगे, तो वहाँ पे जहाँ पे भी तुमको डल साउंड मिलेगा, वहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड होगा, ठीक है। तो वो परकशन से पता चलेगा। सेंट्रल टिम्पैनी रहता है और फ्लैंक रीजन में डलनेस देखने को मिलता है। टर्न पेशेंट राइट, अभी जहाँ पे भी डल तुमको मिला है ना, पेशेंट को क्या करो, राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में, जहाँ पे भी तुमने स्टार्ट किया है उस साइड में तुम टर्न करने के लिए बोलो, तो फ्लूइड जो है वो शिफ्ट हो जाता है। मान लो तुमने यहाँ पे लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया है, राइट साइड में टर्न किया पेशेंट, फ्लूइड क्या हुआ, राइट साइड में शिफ्ट हो गया। तो अब जहाँ पे डल मिल रहा था ना, यहाँ पे अब तुमको टिम्पैनिक नोट मिलेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, इससे पता चलता है कि फ्लूइड जो है वो शिफ्ट हो गया है राइट साइड में।
और ये पॉजिटिव होता है मॉडरेट असाइटिस में अगर 500 ml से ज़्यादा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है तो। फ्लूइड थ्रिल हमने देख लिया, ये भी मैसिव असाइटिस है तो वहाँ पे फ्लूइड थ्रिल। और फिर पडल साइन, पडल साइन तुमको देखने को मिलेगा जब तुम पेशेंट को नी एल्बो पोजीशन में बैठने के लिए बोलोगे, इनमें तुमको पेंडुलम के जैसा जो एब्डोमेन है वो लटक जाता है, ठीक है। तो ये हमने देखा। फिर लास्ट है हमारे पास ऑस्कल्टेशन। तो ऑस्कल्टेशन उतना ज़्यादा कुछ यहाँ पे काम नहीं आता है। यूजुअली यहाँ पे नॉर्मल बॉवल साउंड देखने को मिलता है और रिड्यूस भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा टेंस असाइटिस है तो क्लिनिकली तुम क्या देखोगे इंस्पेक्शन में? डिस्टेंशन देखोगे, बल्जिंग ऑफ फ्लैंक्स देखोगे, परकशन में तुमको शिफ्टिंग डलनेस या फिर हॉर्स शू शेप डलनेस देखने को मिलेगा, और पाल्पेशन में फ्लूइड थ्रिल और पडल साइन भी देख सकते हो। अगर अर्ली असाइटिस है, 120 ml ही पानी भरा है तो वहाँ पे वो पेंडुलम के जैसा लटक जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है वो असाइटिस हम लोग इससे क्लिनिकली डायग्नोस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जिन्होंने भी एंड तक देखा उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।